नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ट्रंप की पहली पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, शरीर पर मिले चोट के निशान। द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय, मिल सकते हैं 61% मत। दिल्ली में छाया मौत का मातम, दिल्ली में दीवार गिरते ही चारों तरफ मची चीख पुकार, आधे घंटे में लग गया लाशों का ढेर। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए आप जिम्मेदार, सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति। और कोरोना ने बढ़ाई चिंता, सक्रिय मरीजों की संख्या 1.40 लाख के पार, 56 लोगों की गई जान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का शुक्रवार को निधन हो गया था। अब सामने आया है कि 73 वर्षीय इवाना की मौत हादसे की वजह से हुई। न्यूयॉर्क के मुख्य चिकित्सा परीक्षक ने बताया कि इवाना ट्रंप की मौत हादसे में शरीर पर चोट लगने की वजह से हुई है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। दरअसल शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इवाना के निधन की जानकारी दी थी। उन्होंने पोस्ट किया कि मुझे उन सभी लोगों को यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है जो इवाना ट्रंप से प्यार करते थे, जिनमें से कई हैं कि इवाना ट्रंप का न्यूयॉर्क शहर में उनके घर पर निधन हो गया। वह एक अद्भुत और सुंदर महिला थी जिन्होंने एक महान और प्रेरणादायक जीवन व्यतीत किया। इवाना ट्रंप के तीनों बच्चे डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक पर उन्हें गर्व था। हमें भी इवाना ट्रंप पर गर्व है। उन्होंने आगे लिखा कि रेस्ट इन पीस इवाना। मामले की जानकारी रखने वालों का कहना है कि इवाना सीढ़ियों के पास मृत मिली थी। पुलिस ने भी यह मानकर जांच शुरू कर दी है कि क्या इवाना की मौत घर पर सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें इवाना ट्रंप के बेहोश होने की जानकारी मिली थी। उन्हें मौके पर जो है मृत घोषित कर दिया गया। पूर्व कम्युनिस्ट शासन में पले बड़े इवाना ट्रंप ने 1977 में डोनाल्ड ट्रंप से शादी की थी। साल 1992 में दोनों का तलाक हो गया था। ट्रंप और इवाना की जोड़ी 1980 और 1990 के दशक में न्यूयॉर्क में चर्चित सार्वजनिक हस्ती थी और उनका अलग होना गहन सार्वजनिक हित का विषय था। अलग होने के बाद इवाना ट्रंप सौंदर्य उत्पादों, कपड़ों और आभूषणों के पेशे से जुड़ गई थी। राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी, वाईएसआर, कांग्रेस, बसपा, टीडीपी, जदयू, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे विपक्षी दलों के समर्थन के ऐलान से माना जा रहा है कि उन्हें 61% मत मिल सकते हैं। ऐसे में देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने की उम्मीदें और भी पुख्ता हो गई हैं। राजग उम्मीदवार के पास कुल 10,86,431 मतों में से 6.67 लाख से अधिक मत हैं और इनमें से 3.8 लाख वोट सत्तारूढ़ भाजपा और उनके सहयोगी दलों के हैं। बीजेपी के करीब 32,000 मत हैं, जो कुल मतों का करीब 2.9% है। उड़ीसा की 147 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के 114 विधायक हैं, जबकि भाजपा के 22 विधायक हैं। लोकसभा में बीजेपी के 12 और राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। मुर्मू को अन्ना द्रमुक, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना और जदयू का भी समर्थन मिल रहा है। हाल में संपन्न राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद उच्च सदन में भाजपा सदस्यों की संख्या 92 हो गई है। लोकसभा में उनके 301 सदस्य हैं। मुर्मू अगर राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो स्वतंत्रता के बाद जन्मी इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली ऐसी नेता होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में संसद सदस्यों और राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्यों को अलग अलग रंग के मतपत्र मिलेंगे। सांसदों को हरे रंग, जबकि विधायकों को गुलाबी रंग के मतपत्र मिलेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के अलीपुर के बकौली गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ। यहां 15 फीट ऊंची दीवार गिर गई। हादसे में 5 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 8 मजदूर दीवार के नीचे दबे होने से घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। निर्माणाधीन गोदाम की दीवार के नजदीक नींव खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस ने जमीन मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बकौली गांव में चौहान धर्मकांटा के पास एक गोदाम बन रहा है। गोदाम की 100 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची दीवार का निर्माण हो चुका था।
और इसी के बराबर शुक्रवार को दूसरा गोदाम बनने के लिए जेसीबी से नींव की खुदाई हो रही थी। यहां करीब 20 मजदूर काम में जुटे हुए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक दीवार गिर गई। मलबे में कई मजदूर दब गए। बकौली गांव में गोदाम की दीवार गिरते ही चारों तरफ बचाव के लिए चीख पुकार मच गई और इस हादसे में बाल बाल बचे मजदूर अपने साथियों को मलबे के नीचे से निकालने के लिए जुट गए, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। आखिर में पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग और अन्य विभागों के कर्मियों की सहायता से अपने साथियों को मलबे से निकालने में सफल हुए। हालांकि तब तक उनके 5 साथियों की मौत हो चुकी थी। घटना के कुछ देर बाद पुलिस व अग्निशमन विभाग के कर्मी आने के बाद यहां बचाव में लगे मजदूरों की हिम्मत बंधी और उन्हें लगने लगा कि अब जल्द ही उनके साथी मलबे से निकाल लिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन दिनों पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। इजराइल यात्रा के बाद वह सऊदी अरब पहुंचे हैं। यहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका जोरदार स्वागत किया है। क्राउन प्रिंस से बैठक के दौरान बाइडेन ने 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मामला उठाया और इस बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि क्राउन प्रिंस जमाल खशोगी के लिए हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। बाइडेन ने कहा कि क्राउन प्रिंस के साथ बैठक में उन्होंने मुद्दा उठाया और इससे यह स्पष्ट हो गया कि जमाल खशोगी की हत्या के समय वह इसके बारे में क्या सोचते थे और अब वह क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मानवाधिकार के मुद्दे पर चुप नहीं रह सकता। मैं हमेशा अपने मूल्यों के लिए खड़ा रहूंगा। बाइडेन ने आगे कहा कि मैंने सीधे तौर पर कहा कि जमाल खशोगी की हत्या के लिए आप जिम्मेदार हैं और इस पर क्राउन प्रिंस ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। साथ ही वह उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं जो इस हत्या के पीछे हैं। इस बैठक के दौरान बाइडेन ने मानवाधिकार व राजनीतिक सुधार के मुद्दों पर भी चर्चा की। दरअसल क्राउन प्रिंस का अभिवादन करने के लेकर बाइडेन की खूब आलोचना भी हुई थी और दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में बाइडेन ने मानवाधिकार के मुद्दे पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर सऊदी अरब की तीखी आलोचना की थी। पिछले साल ही बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट जारी करने की अनुमति दी थी और इसमें कहा गया था कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के पीछे सीधे तौर पर क्राउन प्रिंस का ही हाथ है। देश में कोरोना के सक्रिय मरीज की संख्या में लगातार बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज के आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,40,760 हो गई है, जो कि कल की तुलना में 1,687 अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,044 नए मामले भी सामने आए हैं और 18,301 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 56 मरीजों की जान चली गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,25,660 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 601 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर 3.64% दर्ज की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान एक भी मौत नहीं हुई। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक संक्रमण के 19,43,026 मामले सामने आ चुके हैं और 26,289 मरीजों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ट्रंप की पहली पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, शरीर पर मिले चोट के निशान। द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय, मिल सकते हैं 61% मत। दिल्ली में छाया मौत का मातम, दिल्ली में दीवार गिरते ही चारों तरफ मची चीख पुकार, आधे घंटे में लग गया लाशों का ढेर। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए आप जिम्मेदार, सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति। और कोरोना ने बढ़ाई चिंता, सक्रिय मरीजों की संख्या 1.40 लाख के पार, 56 लोगों की गई जान। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है।
अगर मैं एक से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार से जयपुर में ऑल इंडिया लीगल सर्विस का आयोजन किया जा रहा है और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया जाएगा, जिसमें आजादी के 100 साल बाद विधिक सेवाओं के स्वरूप में मंथन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मीट में आजादी के 100 साल वर्ष 2047 में देश में विधिक सेवाओं की आवश्यकता और आमजन तक विधिक सेवाएं पहुंचाने की चुनौतियों पर मंथन किया जाएगा। इस मीट में देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष यूयू ललित सहित सुप्रीम कोर्ट के 12 से अधिक न्यायाधीश और 22 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों सहित करीब 48 से अधिक अन्य हाई कोर्ट न्यायाधीश अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उद्घाटन सत्र के बाद 3 तकनीकी सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। वहीं रविवार को समापन सत्र आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा देश के सभी राज्यों में अपना समर्थन जुटा रहे हैं और इस दौरान राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शुक्रवार को खुलासा किया कि जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार के कैबिनेट सहयोगी रहे यशवंत सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री से समर्थन की कमी पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी राज्य में उनकी जड़ें थी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में जड़ें जमा ली हैं। वह राज्य की बेटी हैं। उन्हें कहा कि विपक्ष द्वारा मुझे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मैंने कई बार नीतीश को फोन करने की कोशिश की, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। वह 18 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मौके पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, बॉलीवुड अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा व पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी सुधीर कुलकर्णी भी मौजूद थे। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा कि यह बिहार के लिए अच्छा होगा कि अगर 60 साल के अंतराल के बाद मिट्टी का एक बेटा शीर्ष पद पर काबिज हो। यह वह शहर है जहां मैं पैदा हुआ था, मेरी शिक्षा प्राप्त हुई और पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा और बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में मेरी सेवा की मैंने। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए। अगर उम्मीदवार बिहार से हो तो वह बिहार के उम्मीदवार के पक्ष में क्यों नहीं आया, यह मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने बताया कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में एक और बिहारी मीरा कुमार का समर्थन करने से इनकार कर दिया था तो वह समर्थन नहीं करेंगे। जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी तो शिवसेना ने अपने लाइन से हटकर समर्थन किया था। लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश में 29,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,828 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। विभाग की ओर से बीते वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तुत 662 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे निर्माण के लिए 13,325 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर हो चुकी हैं। इस वर्ष 1,163 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को डीपीआर भेजी जाएगी। मंत्रालय ने इसके लिए 15,634 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। लोक भवन में शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी की 100 दिन की उपलब्धियां बताते हुए जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि प्रदेश में 11,590 किलोमीटर लंबे 79 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। बीते वर्ष 1,720 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष मथुरा वृंदावन क्षेत्र में 2,500 करोड़ की लागत से ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का निर्माण भी कराया जाएगा। अठारह जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। पहले असंसदीय शब्दों की नई सूची, फिर संसद परिसर में धरने प्रदर्शन पर रोक और अब लोकसभा में पर्चे, पोस्टर व
तख्तियों पर पाबंदी का फरमान जारी हुआ है और इसे लेकर विपक्षी नेता बुरी तरीके से भड़क गए। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को मानसून सत्र के दौरान सदन में किसी भी तरह के पर्चे तख्तियों के वितरण पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। माना जा रहा है कि संसद परिसर में धरने प्रदर्शन पर पाबंदी के बाद सदन में हंगामे के आसार को देखते हुए कदम उठाया गया है। शुक्रवार को संसद परिसर में धरने और प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई थी, जबकि सदस्य बापू की प्रतिमा के समक्ष अक्सर जमा होकर प्रदर्शन करते नजर आते थे। इससे पहले गुरुवार को दोनों सदनों में असंसदीय माने जाने वाले शब्दों की नई सूची भी जारी की गई। इन्हें लेकर विपक्षी नेता पहले से ही खफा है। अब बैनर, तख्तियां व पर्चे पर रोक ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया है। पिछले कुछ सत्रों के दौरान खासकर राज्यसभा में विपक्षी दलों ने भारी हंगामा किया था। सदन में तख्तियां और पर्चे फाड़े, कुर्सी को फेंका गया था। तख्तियां लहराते हुए सदस्य सदन से बाहर चले गए थे और इस कारण सदन के कामकाज में भारी खलल भी हुआ था। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि क्या यह तमाशा है, भारत की आत्मा, उनके लोकतंत्र और उसकी आवाज का गला घोटने की कोशिश विफल हो जाएगी। सदन में परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैन की सूचना कल सबसे पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दी थी। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए तंज किया था कि विश्व गुरु का एक और काम धरना बना है। संसद की परंपरा के अनुसार कोई भी प्रकाशित सामग्री, प्रश्नावली, पर्चे, तख्तियां, बैनर आदि स्पीकर की पूर्व अनुमति के बिना संसद में वितरित नहीं किए जा सकते हैं। भारत में मंकी पॉक्स की दस्तक के साथ ही वैज्ञानिक की एक टीम ने वायरस को जीवित पाने की कोशिश शुरू कर दी है। केरल के संक्रमित के सैंपल से जीवित वायरस को पृथक करने के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक टीम ने कल्चर शुरू कर दिया। वायरस पृथक होने के बाद वैज्ञानिक आगे का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें टीका, दवा और वायरस की प्रतिक्रिया इत्यादि के बारे में पता चलेगा। कोरोना वायरस को भी इसी तरह जीवित ढूंढा गया था, हालांकि उस दौरान इन्हें 2 बार असफलता भी मिली थी। माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 सप्ताह में बड़ी उपलब्धि देश को मिल सकती है। NIV के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि अभी तक हमारे पास पहुंचे 30 से अधिक सैंपल में से एक संक्रमण मिला है। अब जीवित वायरस को अलग किया जा रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर वैश्विक स्तर पर जितनी भी जानकारियां हैं, उसके आधार पर उपचार प्रबंधन का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ट्रंप की पहली पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, शरीर पर मिले चोट के निशान। द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय, मिल सकते हैं 61% मत। दिल्ली में छाया मौत का मातम, दिल्ली में दीवार गिरते ही चारों तरफ मची चीख पुकार, आधे घंटे में लग गया लाशों का ढेर। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए आप जिम्मेदार, सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति। और कोरोना ने बढ़ाई चिंता, सक्रिय मरीजों की संख्या 1.40 लाख के पार, 56 लोगों की गई जान। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TMT बार पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। एयर इंडिया के कनिष्क विमान में 1985 में हुए धमाके की जांच के प्रभारी तत्कालीन RCMP डिप्टी कमिश्नर गैरी बास के मुताबिक एक बार तो रिपुदम सिंह मलिक ने विमान धमाके में अपनी लिप्तता है वो कबूल कर ली थी, लेकिन बाद में वह मुकर गया। जांच में उन्होंने पाया कि उसने अपने कई शत्रु बना लिए थे। वह कई ऐसी गतिविधियों में भी शामिल था जिसके चलते उसकी कई लोगों से प्रतिद्वंदिता थी। मलिक को 329 लोगों की जान लेने वाले कनिष्ठ ब्लास्ट केस से 2005 में बरी किया गया था। बास बताते हैं कि उन्होंने तब मलिक से 7 घंटे तक लगातार पूछताछ की और इस दौरान मलिक का बर्ताव उजड्ड जैसा था। उसने पगड़ी उतारी और मेज पर पैर रखकर बैठ गया।
हत्याकांड की जांच के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर उज्ज्वल दोसांझ ने कहा कि मलिक हाल में भारत गया, जहां उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी नीतियों के पक्ष में एक पत्र लिखा। उसने मोदी सरकार के सिखों के लिए उठाए गए कदमों पर आभार भी जताया था। ऐसे में हत्याकांड की जांच इस पर भी चल रही है कि कहीं उसके विरोधियों ने तो कांड नहीं किया। भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू ने शुक्रवार को मानवाधिकारों पर 10वें दौर की बैठक की। इस बैठक में मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों सहित नागरिक समाज की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करने पर सहमति बनी। सरकार ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा की है। भारत और यूरोपीय संघ ने सभी मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस संदर्भ में खुले और लोकतांत्रिक समाजों के रूप में दोनों तरफ से मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता पर जोर दिया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और कमजोर समूह से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण, बच्चों का अधिकार, समलैंगिक के अधिकारों पर विचार का आदान प्रदान किया। इसके अलावा दोनों पक्षों ने प्रवासियों के अधिकार, लोकतंत्र और मानवाधिकार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग, सुरक्षा और मानवाधिकारों के मुद्दे पर व्यापार, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग और मानवीय सहायता पर भी जोर दिया। भारत और यूरोपीय संघ ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन और मानवाधिकारों के सम्मान के साझा सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। भारत और यूरोपीय संघ 2023 में अगली मानवाधिकार वार्ता करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा है कि विराट कोहली को अब तक बाबर आजम के ट्वीट का जवाब दे देना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो दोनों देशों के आपसी संबंधों में सुधार आता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विराट की तरफ से जवाब की कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने ट्वीट कर विराट का समर्थन किया था। उन्होंने विराट की खराब फॉर्म पर लिखा था कि यह समय भी गुजर जाएगा। शाहिद अफरीदी का मानना है कि विराट को बाबर के ट्वीट का जवाब देना चाहिए था। उनके ऐसा करने से भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध मजबूत होते। अफरीदी ने कहा कि राजनेताओं की तुलना में खिलाड़ी ज्यादा बेहतर तरीके से दोनों रिश्तों को सुधारने का काम कर सकते हैं। अगर बाबर की ट्वीट के जवाब में विराट ट्वीट करते हैं तो यह बड़ी चीज होगी, लेकिन अफरीदी को नहीं लगता है कि ऐसा होगा। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में विराट के 16 रन पर आउट होने के बाद बाबर आजम ने विराट को टैग करते हुए ट्वीट किया था कि यह समय भी बीत जाएगा। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले विराट को लेकर सवाल पूछे जाने पर बाबर आजम ने कहा कि बतौर खिलाड़ी मुझे पता है कि आप इस तरह के दौर से गुजर सकते हैं। मुझे यह भी पता है कि एक खिलाड़ी ऐसे दौर में क्या करता है और उस पर क्या बीतती है। उस समय आपको समर्थन की आवश्यकता होती है। मैंने सिर्फ यह सोचकर ट्वीट किया था कि यह उन्हें समर्थन देगा और उन्हें हिम्मत मिलेगी। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। विराट काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं और वह जानते हैं कि इन परिस्थितियों को से कैसे बाहर निकलना है। इसमें समय लगता है। अगर आप इस दौर में खिलाड़ियों को समर्थन करते हैं तो ये वास्तव में अच्छा होगा। कोहली इस साल खेले 7 वनडे मैचों में 158 रन ही बना सके हैं, जिनमें सिर्फ 2 अर्धशतक हैं। वही आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर और इमामुल हक के बाद तीसरे स्थान पर वो हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए हिमाचल में 2 माह के लिए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और सभी प्रकार की साहसिक खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। आधिकारिक तौर पर यह रोक 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहेगी। व्यास नदी में अब राफ्टें नहीं उतर पाएंगी। हालांकि जिला प्रशासन ने इन गतिविधियों पर एक सप्ताह पूर्व रोक लगाई थी और बारिश के बाद हालात सामान्य होने पर फिर से शुरू करने की बात कही थी, लेकिन लगातार बारिश होने और व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से रोक को बढ़ा दिया गया है। अगले 2 माह तक बवेली, बाशिंग, पिरडी, जिडी और रायसन आदि रिवर राफ्टिंग पॉइंटों में सन्नाटा रहेगा। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा है कि हर साल की तरह बरसात को देखते हुए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन व रिवर क्रॉसिंग पर रोक लगा दी गई है। उफनती व्यास में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जिला कुल्लू में 500 राफ्टों का संचालन होता है। लगभग 500 पैराग्लाइडर उड़ान भरते हैं और इसके अलावा मनाली में रिवर क्रॉसिंग का भी आयोजन होता है।
महाराष्ट्र, गुजरात और असम समेत कई राज्यों में बाढ़ और वर्षा से स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का दैनिक जीवन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। असम में बाढ़ की स्थिति शुक्रवार को और बिगड़ गई। राज्य में 2.10 लाख से अधिक लोग बाढ़ के पानी से घिरे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि काचर जिले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इससे बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 194 हो गई है। महाराष्ट्र में इस मानसूनी सीजन में बारिश के कारण हुए हादसों में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें 3 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई। प्रदेश में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को वर्तमान में मानसून सीजन की रिपोर्ट भी जारी की है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में बुल्ढाना, नासिक और नंदुरबार जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 लोग लापता हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों की मौत बाढ़, बिजली गिरने, भूस्खलन, पेड़ व दीवार गिरने जैसी घटनाओं के कारण हुई है। आंकड़ों के अनुसार भारी बारिश से 20 गांव प्रभावित हुए हैं। 3873 लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुंचाया गया है। गढ़चिरौली और चंद्रापुर जिलों के 20 गांवों में बीते 24 घंटे में 20.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। गढ़चिरौली से 11,000 लोगों को 75 गांवों में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं मुंबई व आसपास के लोगों में बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई गोवा हाईवे पर परशुराम घाट को बंद कर दिया गया है और मौसम विभाग ने पालघर जिले में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।